हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री पे, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल पे रहने वाला है। तो अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इवन कि ये मेंशन जो है सिलेबस में है ये, तो आपको जो है ये कवर करना ही पड़ेगा। इवन आप कोई भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो हम क्या कवर करने वाले हैं, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स जितने भी 1857 से लेके 1957 तक हुए। क्या कवर करने वाले हैं, जितने भी इवेंट्स हुए और डेट्स हुई कब 1857 से लेके 1947 तक, वो हम कवर करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है कराया गया है। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। तो डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स 1857 से लेके 1947 तक जितने भी इवेंट हुए हम करने वाले हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब से स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 से लेके 8 जुलाई 1859 तक। ठीक है, इतने टाइम तक जो है ये रिवॉल्ट रहा। उसके बाद बात करते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट द इंसिडेंट ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस। कब ब्रोक हुआ? जब इंसिडेंट हुआ किसका? ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस का। मतलब कि जो राइफल्स हुआ करती थी, उन जो ब्रिटिश जो यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे? वो यूज़ करते थे राइफल को, या यूज़ करते थे कऊ का फैट वगैरह का यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इन मार्च 1857 मंगल पांडे एक पर्सन है, एक सिपाही, वो सिपाही थे एक, इन बैरकपुर हैड रिफ्यूज टू यूज़ द कार्ट्रिज। तो इसने क्या करा, इसने जो है रिफ्यूज़ करा, मतलब कि इसने मना करा कि ये कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेगा। एंड अटैक्ड हिज सीनियर, और अपने सीनियर को जो है अटैक करा, सीनियर ऑफिसर को अटैक करा। बट ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल। लेकिन जब उसने अटैक करा उस सीनियर को, मंगल पांडे ने, ठीक है, ये मंगल पांडे आपको याद रखना है, इसी ने जो है स्टार्ट करा था रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो लेकिन बाद में इसको हैंग करा गया कब? 88 अप्रैल को। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसने कहा इस वार को? तो बिल्कुल मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट कराया है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको किसने कहा, इस रिवॉल्ट को किसने कहा? वो कहा विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट। तो ये मंगल पांडे आपको याद रखने हैं। इसको जो है, इसने जो है रिफ्यूज़ करा कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए, और इसने अटैक करा सीनियर ऑफिसर को, और बाद में इसको जो है हैंग्ड करा गया। ठीक है, फांसी की सज़ा इसको दी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। मतलब कि कौन पर्सन कहाँ पे रिवॉल्ट चला रहे थे। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे तो इंडियन लीडर कौन थे वहाँ पे, कौन रिवॉल्ट को लीड करते थे? तो वो थे बहादुर शाह टू। कौन थे? बहादुर शाह टू। ये आपको याद रखना है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दिल्ली में इंडियन लीडर कौन थे जो कि रिवॉल्ट को चला रहे थे 1857 के रिवॉल्ट को? वो थे बहादुर शाह टू। कौन थे? बहादुर शाह टू। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ के में इंडियन लीडर कौन थे वो जो रिवॉल्ट को लीड करते थे? वो थे बेगम हज़रत महल। कौन थे वो? बेगम हज़रत महल लखनऊ में थी। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में इंडियन लीडर कौन थे? वो थे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब आपको याद रखना है, लखनऊ में। ठीक है, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के जो इंडियन लीडर थे वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में, जैसे कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन लीडर कहाँ पे जो है वार को लीड करते थे। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है अगर जिस भी जगह का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको दिल्ली का याद रखना है, और लखनऊ का याद रखना है, और कानपुर और बिहार का याद रखना है। ठीक है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी पॉइंट, हर कोई पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको कराया गया है। कोई मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ बाहर क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल यहीं से कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडियन रेनेसेंस की। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको मैंने यहाँ तक कराया, इतना आपको याद रखना है, बाकी कवर हो गया ये। उसके बाद बात करते हैं इंडियन रेनेसेंस की। ठीक है, क्या करते हैं? इंडियन रेनेसेंस की, ए न्यू वे ऑफ स्टडिंग इंडियन पास्ट वाज ब्रॉट इन। ठीक है, मतलब जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगे, मतलब लोगों के अंदर जो है अच्छी सोचें आ गई, तो इंडिया जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, लोगों की सोचें जो है फिर बाद में बढ़ती गई। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेनेसेंस की। जो राजा राम मोहन राय पर्सन है, सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात करते हैं।
ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस। ये राजा राम मोहन राय है। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन है? वो है राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस, ठीक है। और इसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने क्या करा? फोकस्ड वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स। इसने फोकस करा किसको? वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स। एंड बुक्स इसने लिखी कौन सी? ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक लिखी, तो है ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरी बुक भी है इसकी, वो है प्रेसिप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये दोनों बुकें आपने जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसने क्या करा? 1815 में इसने क्या करा? एस्टेब्लिश्ड आत्मीय समाज। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मीय समाज किसने एस्टेब्लिश करा और कब करा, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है और समाज में भी आपने याद रखना कि समाज कौन सा था ये, और आपने याद रखना कि किसने करा था। 1815 में जो है इसने एस्टेब्लिश करा आत्मीय समाज। 1816 की बात करते हैं, इसने एस्टेब्लिश करा वेदांता सोसाइटी, इसने एस्टेब्लिश करी। 1870 की बात करते हैं तो 1817 में जो है इसने एस्टेब्लिश करा हिंदू कॉलेज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1820 में जो है इसने बुक लिखी जिसमें जिसका नाम क्या है? प्रेसिप्ट ऑफ जस्टिस, जो कि क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट पे जो है ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं 1828 में, तो इसने जो है बुक लिखी ब्रह्मो समाज जो है इसने एस्टेब्लिश करा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में हो गया है। 1828 में जो है इसने ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश करा। कब? 1828 में जो है ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश करा। उसके बाद 1829 में क्या करा इसने? एबॉलिशन ऑफ सती। तो इसका जो है सती का एबॉलिशन करा। इस सती क्या है? मतलब कि जैसे कि अगर किसी भी हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसको जो है उसकी जो वाइफ होती थी उसको जो है ज़िंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसने जो है इस सती सिस्टम को जो है एबॉलिश करा, ख़त्म करा विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कब करा ये? 1829 में। किसने? राजा राम मोहन राय ने। 1830 की बात करते हैं तो राजा टाइटल इसको किसने दिया? जो राजा राम मोहन राय है, इसको राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर II ने, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट कराए ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इतना हो गया राजा राम मोहन राय की। तो उसके बाद बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बाद कौन आते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। तो कब बर्न हुए ये? 1820 में इनका बर्न हुआ है। और हिज डेडिकेशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ विडो रिमैरेज एक्ट 1857। तो जो विडो रिमैरेज एक्ट है ये किसने लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। मतलब कि जो विडो हुआ करती थी वो रिमैरेज कर सकती है। ये कब लाया था इसने एक्ट? 1856 में, ठीक है। ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर। जो टाइटल इसको दिया विद्यासागर का, ओशन ऑफ लर्निंग एट द एज ऑफ 21 में जो है इसको विद्यासागर का जो है टाइटल दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन पर्सन है ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आत्माराम पांडुरंगा, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इसने जो है एस्टेब्लिश क्या करा? आत्माराम पांडुरंगा ने एस्टेब्लिश क्या करा? प्रार्थना समाज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज किसने एस्टेब्लिश करा है, वो है आत्माराम पांडुरंगा। और कब करा? 31 मार्च 1867 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। किसकी? दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। इनका बर्न कब हुआ? इनका बर्न हुआ 12 फेब 1824 में। कहाँ पे? गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइल्डहुड नाम इसका पूछा जाता है। चाइल्डहुड नेम क्या है इसका? दयानंद सरस्वती का वो है मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर है इसका नाम, दयानंद सरस्वती का। और इसने क्या करा? इसने एस्टेब्लिश करा आर्य समाज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज एस्टेब्लिश करा, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज जो है वो किसने एस्टेब्लिश करा, और डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आर्य समाज जो है वो किसने एस्टेब्लिश करा? दयानंद सरस्वती ने। कब करा? 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ पे? बम्बई में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मोटो। तो मोटो क्या था इसका आर्य समाज का? ये भी बन सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका मोटो था क्रिवंथो विश्वम आर्यम। क्या था? क्रिवंथो विश्वम आर्यम। इसका मतलब क्या था? मेक ऑल मैन आर्या नोबल एंड कल्चर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या था? मेक ऑल मैन आर्या नोबल एंड कल्चर्ड। और फेमस स्लोगन जो इसका था दयानंद सरस्वती का, तो वो था गो बैक टू वेदास, ठीक है। मतलब कि लोग जो है वेदास को भूल रहे थे, तो इनने जो है स्लोगन क्या चलाया? गो बैक टू वेदास, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
दयानंद सरस्वती के बाद बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की। तो जो रामकृष्ण परमहंस है उनका क्या नाम था, चाइल्डहुड का नाम क्या था, गदोदहर इसका नाम है। अब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि गदोदहर जो नाम है वो किसका है, चाइल्डहुड नेम वो है रामकृष्ण परमहंस। एंड हिज डिसिपल वाज स्वामी विवेकानंदा। तो शागिर्द कौन थे इनके, स्वामी विवेकानंदा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल कौन थे, तो वो है स्वामी विवेकानंदा। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंदा की। ठीक है, आपको दिख रही होंगी स्वामी विवेकानंदा। तो इनका बर्न कब हुआ, इनका बर्न हुआ 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ, 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। रियल नेम क्या है इनका, स्वामी विवेकानंदा का, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है इनका, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका रियल नेम है। और इसने जो है एस्टेब्लिश करा, जो है क्या करा, रामकृष्ण मिशन इन 1897। मतलब कि राम की बातें जो है ये लोगों तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, इसने क्या करा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन किसने एस्टेब्लिश करा था, वो करा था स्वामी विवेकानंदा ने। और कब करा, 1897 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सईद अहमद खान की। तो सईद अहमद खान जो पर्सन है, इनने क्या करा, इनने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। कब करी, कब स्टार्ट करा ये, 1817 से लेके 1899 तक। ठीक है, इसने जो है अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आईएनसी की। तो जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई, आईएनसी से पहले और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको जो है डायरेक्ट आईएनसी याद रखनी है। तो एक आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम पड़ता है क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिफोर आईएनसी देयर वर प्रोविंशियल एंड सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएनसी से पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दस ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन हैड प्रिपेयर्ड थी, जिनकी वजह से जो है आईएनसी की एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी आईएनसी से पहले, उनकी वजह से जो है आईएनसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, तो फार्मेशन कब हुई इसकी, फार्मेशन हुई आईएनसी की दिसंबर 1885। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनसी की फार्मेशन कब हुई, 1885 में, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द फाइनल शेप ऑफ दिस आइडिया वाज बाय अ रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम। तो फाइनल इसकी जो फॉर्मेशन करी वो किसने करी, वो करी एओ ह्यूम ने। किसने, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एओ जो कांग्रेस की फॉर्मेशन करी वो किसने करी, एओ ह्यूम ने। उसके बाद बात करते हैं द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी, उनका सेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ, अटेंडेड कितने, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा, प्रेजाइडेड ओवर बाय उमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन रहे कांग्रेस के पहले सेशन में, वो है उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं जो कि हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे उमेश चंद्र वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो उमेश चंद्र बनर्जी है वो पहले प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि उमेश चंद्र बनर्जी पहले, अगर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, आपने बोलना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट जो है वाज द फर्स्ट फीमेल, अगर फीमेल प्रेसिडेंट का पूछा जाएगा, सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही है वो है एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। देखिए, ये जो एनी बेसेंट है ये इंडियन वुमेन नहीं थी, तो ये फीमेल सरोजिनी नायडू जो है इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी पहली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बदरुद्दीन त्याबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगर मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो मुस्लिम पहले प्रेसिडेंट कौन बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो बने थे बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं जॉर्ज यूली। जो जॉर्ज यूली है वाज द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। अगर यूरोपियन प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन है, वो है जॉर्ज यूली। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी वाज द फर्स्ट पारसी। अगर पारसी प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे दादा भाई नेहरूजी। हमने जो है सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब हमने कवर करना है इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आईएनसी। तो इंपॉर्टेंट सेशन जो आईएनसी के हुए थे वो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईयर एंड प्लेस की बात करेंगे, प्रेसिडेंट और डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला सेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में 1885 में हुआ था ये। यहाँ प्रेसिडेंट कौन थे तब, प्रेसिडेंट थे वाई WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी।
और 72 डेलीगेट्स ने जो है अटेंड करा था ये, ठीक है। कितने डेलीगेट्स ने? 72 ने जो है अटेंड करा था ये। पहला सेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेशन की। कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1886 में। और प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मद्रास की। तो मद्रास में 1887 में कहाँ पे हुआ? मद्रास में हुआ थर्ड सेशन। तो और तब कौन थे प्रेसिडेंट? सईद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और उस टाइम पे 607 डेलीगेट्स ने जो है ये अटेंड करा, ठीक है। इतना हो गया। आपसे डायरेक्ट अपने ऐसे याद रखना है, पहले बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, ठीक है। पहला 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में। डायरेक्ट पहले 1885 है, 1886 है, 1887 है, ठीक है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। और प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, पहले बॉम्बे में WC बनर्जी, कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी, एंड मद्रास में सईद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं कलकत्ता की। तो कलकत्ता में सेशन 1896 में हुआ फिर। और यहाँ पर कौन थे प्रेसिडेंट? वो थे रहमतुल्लाह एम सयानी। और नेशनल सॉन्ग जो है तब गाया गया, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है तब गाया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये भी आपको याद, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है ये कब गाया था पहली बार? तो आपने डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि तब कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे ANC के? तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे। और कहाँ पे हुआ था ये? कोलकाता सेशन हुआ था 1896 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कलकत्ता में जो सेशन हुआ 1906 में जो है सेशन हुआ कलकत्ता में। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे तब? दादा भाई नेहरू जी थे। और क्या हुआ था? स्वराज वर्ड मेंशन, पहली बार जो है स्वराज वर्ड मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, मेंशन हुआ। कब? कलकत्ता के सेशन में 1906 में दादा भाई नेहरू जी थे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सूरत की बात करते हैं 1907 में। कहाँ हुआ सेशन ANC का? वो हुआ सूरत में। और तब क्या थे? तब हुआ था राज बिहारी गो जो थे वो प्रेसिडेंट थे इस टाइम। और सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है वहाँ पे हुआ था, लड़ाई वगैरह होती। तो हम वो भी कवर करेंगे। पहले आप याद रखना कि सूरत में जो सेशन हुआ था 1907 में हुआ था। राज बिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे। और सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता में 1911 में सेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, ANC सेशन। और यहाँ पर कौन थे प्रेसिडेंट? वो थे बिशन नारायण डार। कौन थे? बिशन नारायण डार। एंड नेशनल एंथम जो जनगण मन है पहली बार जो है गाया गया था। देखिए मैंने बताया वंदे मातरम का भी मैंने आपको बताया, वो कब हुआ था? 1896 में। और तब कौन थे प्रेसिडेंट? रहमतुल्लाह एम सयानी। और 1911 में जो हुआ बिशन नारायण डार जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे। और नेशनल एंथम जो है पहली बार वहाँ पे गाया गया था, जनगण मन वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कलकत्ता सेशन में 1911 में। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। बात करते हैं तो लखनऊ में जो है 1917 में जो है सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? 1917 में सेशन हुआ था। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द ANC। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली वुमेन जो थी वो प्रेसिडेंट रही ANC की, वो है एनी बेसेंट। लेकिन अगर इंडियन वुमेन पूछा जाएगा वो है सरोजिनी नायडू, ठीक है, मैंने आपको करा दिया। बेलगांव की बात करते हैं तो बेलगांव 1924 में सेशन हुआ। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट रहे थे तब वो थे MK गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। 1925 में जो सेशन हुआ कानपुर में, तो प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजिनी नायडू यहाँ पे प्रेसिडेंट थी, ठीक है। इतना कवर हो गया। उसके बाद बात करते हैं लाहौर में। लाहौर का सेशन जो हुआ 1929 में हुआ था। लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। और जवाहरलाल नेहरू जो थे यहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम उस सेशन में। और यहाँ पर क्या हुआ? पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी तरीके से जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, ये पास हो गया था, ठीक है। अब जो है इंडिया जो है मतलब बिल्कुल करीब थे इंडिपेंडेंस के। 1929 में जो थे बिल्कुल ही पूर्ण स्वराज का स्टेटस मांगते थे, मतलब पूरा ये पूरी सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे ये, ठीक है, पूरी तरीके से। उसके बाद बात करते हैं हरिपुरा में 1938 में जो सेशन हुआ। यहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट? इंडियन ANC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है हाँ 1938 में सेशन जो हुआ था वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट थे। और खासकर आपको इन्हें जो लाहौर सेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1929 आपको याद रखना है। ये सेशन आपने सब याद करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा का सेशन जो हुआ था 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में हुआ 1946 जो कि लास्ट सेशन था। तो 1946 में जो हुआ सेशन हुआ आईएनसी का लास्ट सेशन। और उस टाइम लास्ट टाइम पे जो थी जेबी कृपलानी जो थी वो थी प्रेसिडेंट आईएनसी की एट इंडिपेंडेंस टाइम। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थी इसकी, तो वो कौन है इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट रही, वो थी जेबी कृपलानी। ठीक है, डायरेक्ट को इतना याद रखना है। ठीक है, ये हो गए सेशन आईएनसी के। हर एक सेशन आपको याद रखना है, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने कवर कराया। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या होता है जब आईएनसी सेशन वगैरह होते हैं। उसके बाद स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट आता है। क्या आता है? स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, स्वदेशी मतलब चाहते थे, जो लोग थे वो चाहते थे कि इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में चले, मतलब इंडिया का प्रोडक्ट जो है इंडिया में चले। ठीक है, बाहर का जो प्रोडक्ट है उसको बाइकाट कर दो, मतलब बाइकाट कर दो बाहर का प्रोडक्ट। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। कब हुआ ये? 1903 में, 1903 से लेकर 1908 में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड ऑन 7 अगस्त 1905 में। ये डेट आपको याद रखनी है, कब हुई? 7 अगस्त 1905 इन अ मीटिंग हेल्ड। कहाँ पे हुई है? कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग हुई कि स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाएगी, जिसमें जो है बाहर का प्रोडक्ट जो है, फॉरेन कंट्रीज का प्रोडक्ट जो है उनको बाइकाट करा जाएगा। ठीक है, तो यही का प्रोडक्ट चलाना है, इंडिया का प्रोडक्ट चलाना है। ठीक है, अरविंद घोष वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो कौन थे वो रिस्पॉन्सिबल स्वदेशी मूवमेंट के लिए? वो थे अरविंदो घोष। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। जो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी वाज बिगन एज एन एजिटेशन द बंगाल पार्टीशन इन 1905। ये स्वदेशी मूवमेंट हुई क्यों थी? इसका रीज़न जो था वो था बंगाल पार्टीशन। जब बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसकी वजह से जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। तो समझते हैं बंगाल पार्टीशन भी समझते हैं आगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? मतलब बंगाल को जो है एक ईस्ट बंगाल डिवाइड हुआ था, एक वेस्ट बंगाल डिवाइड हुआ था। जैसे कि आज बांग्लादेश है और आज वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसको जो है डिवाइड करा गया था। और अनाउंस कब हुई डेट इसकी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस डेट कब हुई थी, मतलब बंगाल को जो है डिवाइड करना है, जो ब्रिटिशर की कंस्पायरेसी थी कि बंगाल को जो है डिवाइड करना है, तो वो कब हुई था अनाउंस? वो हुई थी डेट अनाउंस 19 जुलाई 1905 में हुई थी अनाउंस। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इफेक्ट में कब आई थी, वो आई थी 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। अगर आपसे इफेक्ट पूछा जाएगा, वैसे तो आपसे इफेक्ट ही पूछा जाएगा, आपने क्या करना है 16 अक्टूबर 1905। और किसने कराया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? वो थे लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कब हुआ थी डेट? 19 जुलाई 1905 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, इफेक्ट में कब से आई थी? 16 अक्टूबर 1905। किसने? बाई लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब होती है? सूरत स्प्लिट होती है 1907 में। यहाँ पे क्या होता है? द न्यू पॉलिसी नोन एज द पॉलिसी ऑफ कैरोट एंड स्टिक। बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905 अपेरेंटली एनेबल्ड द एक्सट्रीमिस्ट टू क्रिटिसाइज द मॉडरेट। जो ये मॉडरेट लोग थे ना, ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो हुई थी, क्या हुई थी? फाइटिंग समझ लो आप, जैसे हुई थी इनके बीच में जो है ना, कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था। मॉडरेट कुछ बोलते थे, कुछ और बोलते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कुछ और बोलते थे। मॉडरेट का क्या था? मॉडरेट का था कि हम जो है ब्रिटिशर से प्रेयर करेंगे, पिटिशन करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, तभी जाके जो है हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते थे। ये बिल्कुल ऐसा सोचते थे, इनकी सोच ऐसी थी कि डायरेक्ट इनको भगा दो यहाँ से ब्रिटिशर को, तभी जाके जो है आज़ादी मिलेगी। ठीक है, क्या बोलते थे ये जो मॉडरेट थे, ये पर्सन क्या इनका क्या था? इनका था कि हम जो है पिटिशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब ब्रिटिशर को जो है बोल के हम बोलेंगे कि हम हमें आज़ादी दे दो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट ऐसे सोचते थे कि हमें डायरेक्ट इनको भगाना है, किनको? ब्रिटिशर को डायरेक्ट भगा के जी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब इन दोनों का मेथड जो था बिल्कुल अपने आप में जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे आपस में ये। तो इसलिए जो है सूरत स्प्लिट हुआ था कब? 1907 में। मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं द मॉडरेट आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907 डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट। जो ये मॉडरेट थे ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, डिमांड करते थे। ये डिमांड करते थे, क्या करते थे? डिमांड एज एक्सट्रीमिस्ट डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर आपसे पूछ सकता है कि इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है? तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे
वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो सूरज स्प्लिट में जो है इसने ही जो चप्पल वगैरह मारी थी किसको? दादा भाई नेहरू की को चप्पल वगैरह मारी थी। तो फिर इसमें इसको जो है बाद में जेल भी हो गई थी बाल गंगाधर तिलक को। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। तिलक आर्टिकुलेटेड हिज नेशनलिस्ट आइडियाज़ इन, उसने जो है अपने नेशनलिस्ट आइडियाज़ लिखे केसरी में, इन मराठी में, केसरी में। ठीक है। इन बोथ केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केसरी जो लिखी इसने नेशनलिस्ट में, तिलक आर्टिकुलेट हिज नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो लिखी इसने केसरी इन मराठी में एंड मराठी इन इंग्लिश में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो द मॉडरेट लीडर अगर आपसे पूछा गया तो मॉडरेट लीडर कौन कौन है? वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी एंड रास बिहारी घोष। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ सूरज सिपलित। तो सूरज सिपलित के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन रहे आईएनसी के? वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रेवोल्यूशनरी फेज़। ये खत्म हुआ, स्वदेशी बाइकेट वगैरह खत्म हुआ, सूरज स्प्लिट हुआ। उसके बाद रेवोल्यूशनरी फेज़ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये फेज़ दो फेज़ थे। फेज़ 1 1900 में चला था आफ्टर फॉल आउट ऑफ स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट, और फेज़ 2 जो कि 1920 के बाद चला था आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या हुआ था, मतलब रेवोल्यूशन चली थी। ठीक है, डायरेक्ट रेवोल्यूशन चली थी, एक्टिविटीज़ हुई थी। तो हम समझते हैं क्या क्या था। जैसे सबसे पहले अनुशीलन समिति बनाई गई थी। जो अनुशीलन समिति बनाई गई, द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप था ये कब बनाया गया था? 1902 में इन मिदनापुर अंडर जिनेंद्रनाथ बासु एंड इन कलकत्ता द अनुशीलन समिति फाउंडेड बाय प्रमोता मित्तर। ठीक है, किसने? प्रमोता मित्तर ने जो इसको जो है फाउंड करा था अनुशीलन समिति को। तो यहाँ पर क्या हुआ, बरिंद्र कुमार घोष प्लस भूपेंद्र दत्ता 1906 में जो है स्टार्ट युगांतर। इन्होंने जो क्या करा, युगांतर स्टार्ट किया। मतलब कि एक वीकली जर्नल और न्यूज़पेपर था ये, रीचिंग मोर वायलेंट आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, इन्होंने जो है एक वीकली जर्नल न्यूज़पेपर चलाया गया। किसने किसने चलाया? ये चलाया बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता ने। ठीक है, कब? 1906 में। कौन सा है ये? युगांतर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं युगांतर की। तो जो युगांतर है ये किसने चलाया? युगांतर चलाया अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल ने। मतलब कि ये न्यूज़पेपर चला रहे थे, मैगजीन वगैरह। ठीक है, तो युगांतर अगर आपसे पूछा जाएगा तो युगांतर के आपने क्या बोलना है? वो है बरिंद्र कुमार घोष ने चलाया था एंड भूपेंद्र दत्ता ने। और युगांतर अगर पूछा जाएगा तो युगांतर किसने चलाया था? अरबिंदो घोष ने एंड बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है? रेवोल्यूशन फेज़ 1 में अलीपुर कंस्पायरेसी केस होता है। क्या हुआ? अलीपुर कंस्पायरेसी केस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो डॉगलास किंग थे फोर्ड करके, डॉगलास किंग फोर्ड वाज एन अनपॉपुलर ब्रिटिश चीफ थे ये मजिस्ट्रेट, वाज द टारगेट ऑफ द बम। इसको जो है बम का टारगेट करा, मतलब बम फेंकना था इस पर एट मुजफ्फरपुर बिहार में। तो इसने इन लोगों ने जो है साजिश करी। अनफॉर्चुनेटली द बम वाज टारगेटेड कंटेंट 2 इंग्लिश लेडीज़। लेकिन ये बम इस पे नहीं गिरा, किस पे? डोगलास पे नहीं गिरा, ये 2 लेडीज़, इंग्लिश लेडीज़ पे गिरा एंड नॉट किंग्सफोर्ड, दे डाइड, और वो जो है मर गई दोनों। जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो पर्सन थे जिन्होंने बम डाला था, वो थे कौन? वो थे प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। कौन थे वो? प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। उसके बाद जब ये इनको पकड़ा गया, लेकिन चक्की ने क्या करा, इसको पता था अब मुझे तो सज़ा मिल जाएगी, इसने करा कमिटेड सुसाइड। क्या करा? इसने अपना खुदकशी कर ली, इसने सुसाइड कर लिया। और जो बॉस थे, खुदीराम बोस थे, इनको जो है एट द एज ऑफ 18 सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग। तो सिर्फ 18 साल की उम्र के थे ये, इनको जो है हैंग करा गया। ठीक है, इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई। किसको? खुदीराम बोस को। तो यहाँ पर कौन कौन थे इंक्लूड बम में? वो थे प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। ये भी आपको ध्यान रखना है। 18th एज में ही जो इसको जो है हैंग करा गया है, किसको? खुदीराम बोस को। उसके बाद क्या होता है? हावड़ा कंस्पायरेसी केस होता है। देखिए हम बिल्कुल पॉइंट पॉइंट कवर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम कवर कर रहे हैं जिस तरीके से सिलेबस में दिया गया है, इवेंट्स एंड डेट्स। तो हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, यहीं से सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसके बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 2-3 वीडियोज़ इसमें पर बन जाएगी इवेंट्स एंड डेट्स में, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो हावड़ा कंस्पिरेसी केस की बात करते हैं। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी आल्सो कॉल्ड बागा जतिन इन बंगाल किल्ड बंगाल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शमसुल आलम। देखिए अब क्या हुआ, जब फेज स्टार्ट हुए ना, डायरेक्ट जो है ना ये बिल्कुल भगाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक ना हम भगाएंगे ब्रिटिशर को तब तक हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी नहीं। तो यही कर रहे थे, बिल्कुल कंस्पिरेसी अच्छी चल रही थी इनकी। तो फिर क्या हुआ, जो पुलिस के सुप्रिटेंडेंट थे शमसुल आलम, इन पर जो है
इनको जो है मार दिया गया। किसने? जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। 47 रेवोल्यूशनरीज अरेस्टेड। तो यहाँ पर जो है 47 जो लोग जो थे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने ये चलाई थी, तो वो फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शमसुल आलम। तो इस मर्डर के केस में कितने लोगों को जो है अरेस्ट करा? 47 के लोगों को। बट ओनली जितेंद्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य वर सेंटेंस टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही पर्सन को जो है 1 साल की जेल में इनको रखा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोकमान्य तिलक की। तो जो लोकमान्य तिलक है, ही वॉज एन इंस्पायरेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है एक इंस्पायरेशन है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। न्यूज़पेपर इसे चलाए मराठा इन इंग्लिश। किसमें? मराठा जो है इंग्लिश में लिखा। केसरी इन मराठी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू जेल फॉर जर्नलिज्म। पहले पर्सन थे जो कि जर्नलिस्ट थे और जो है पहली बार जो है ये जेल में गए जर्नलिस्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नासिक कंस्पिरेसी केस। जो नासिक कंस्पिरेसी केस होता है ये कब होता है? 1909 में। कब होता है? 1909 में ऑन दिसंबर 21, 1909 अनंत लग्जमन कन्हारे शॉट द कलेक्टर ऑफ नासिक। ठीक है, यहाँ पर जो है ये अनंत नग्जमन है, इन जो है कलेक्टर को जो है शॉट डायरेक्ट इनको जो है गोली चला दी। ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी, जो अभिनव भारत सोसाइटी थी उसके मेंबर जो थे उनको अरेस्ट करा गया। वीडी सावरकर, गणेश सावरकर वर कन्विक्टेड एंड पुनिश। ठीक है, ये जो है इनको जो है सज़ा दी गई। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली लाहौर कंस्पेरी केस, जो कब होता है? 23 दिसंबर 1912 में। कब होती है? 23 दिसंबर 1912 में। आल्सो नोन एज द दिल्ली कंस्पेरेसी केस। तो दिस वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड हार्डिंग। तो ये कहा हुआ था, जो दिल्ली कंस्पेरेसी केस था, लाहौर कंस्पेरेसी केस थे, उसमें क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग पे जो है अटैक करने की कोशिश करी थी, जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया थे। द रेवोल्यूशनरी वर लेड बाय रास बिहारी बोस। जो रेवोल्यूशन चलाई थी वो किसने चलाई थी? रास बिहारी बोस ने। लॉर्ड हार्डिंग को जो है अटैम्प्ट कर रहे थे ये उसको एसिनेट करने के। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं मैडम भिकाजी कामा। जो कि मैडम जी भिकाजी कामा है, इनको क्या बोला जाता है? नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कौन है, वो है मैडम भिकाजी कामा। शी वाज सपोर्टर ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। वो सपोर्टर थी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, तभी इसको जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इसको द ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी बोला जाता है। किसको? मैडम भिकाजी कामा को द ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट फेज़ था। ठीक है, अब हम सेकंड फेज़ की बात करते हैं। जो सेकंड फेज़ हुआ ऑनवर्ड 1920 में के बाद जो हुआ 1920 के बाद जो हुआ रेवोल्यूशनरी फेज़, वह सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1924। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी कब हुई एस्टेब्लिश? 1924 में एट विलेज बोलाचंग इन ईस्ट बंगाल बाई। किसने चलाई ये एसोसिएशन? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन एंड प्रतुल गंगोली। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के जो होता है वो कब होता है? 19 अगस्त 1925 में होता है। आल्सो नोन एज ककोरी कांड या ककोरी कॉन्स्पिरेसी से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? द रॉबरी वाज प्लान्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाकुल्ला खान थे, इन्होंने जो है रॉबरी का प्लान किया, मतलब कि ट्रेन वगैरह में इसने जो है लूटपाट करनी थी। तो रिजल्ट में क्या हुआ? जब इन्होंने लूटपाट वगैरह कर ली कैबिन वगैरह में, तो क्या हुआ? 4 रिवॉल्यूशनरीज जो थे हैंग हुए। चंद्रशेखर आज़ाद मैनेज टू एस्केप। ठीक है, जो है 4 को जो है 4 रिवॉल्यूशनरीज को जो है पकड़ा गया, हैंग करा गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बच गए। ठीक है, तो ये कौन पर्सन थे? इन्होंने जो है ना प्लानिंग से, बल्कि तभी जो एसोसिएशन बनाते थे, ये एसोसिएशन से ही पर्सन निकल के कंस्पिरेसी चलाते थे। ठीक है, तो 4 को जो है फांसी दी गई थी। वो कौन है? वो है राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है वो? राम प्रसाद बिस्मिल थे वो। और उसके बाद अशफाकुल्ला खान, जो कि पहले मुस्लिम रेवोल्यूशनरी जो मर्डर्स हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहरी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 4 पर्सन जो है जिनको हैंग करा गया था। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल असेंबली बम केस 1929 में। यहाँ पर क्या हुआ? रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह जो थे एंड भटुकेश्वर दत्त जो थे थ्रोइंग अ बम इन द असेंबली हाउस एट दिल्ली। इन्होंने जो है क्या करा? दिल्ली में जो है बम चलाया असेंबली हाउस में। एंड आल्सो सेपरेट द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। जो स्लोगन इसने दिया भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद, पहली बार इस टाइम दिया जब इसने बम फेंका। इन्होंने बम फेंका कहाँ पे? असेंबली हाउस में दिल्ली में। दे डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप। वो भाग नहीं पाए, बट उनको जो है अरेस्ट करा गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन लेटर क्या हुआ? बाद में भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को जो है क्या करा? हैंग्ड करा गया। कब?
23 मार्च 1931। जो सुखदेव सिंह ये थे, ये पर्सन भी जो है इन्वॉल्व थे इनके साथ, ठीक है। भगत सिंह आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कई बार एसएससी में क्वेश्चन आया है ये कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से एक दिया जाएगा, पर्सन में से कौन पर्सन थे जिनने जो है जो सेंट्रल असेंबली बम केस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो थे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चिटागोंग आर्मी रेड। ये कहाँ होता है? जो चिटागोंग आर्मी रेड होता है वो होता है 1930 में। क्या होता है यहाँ पे? ऑन अप्रैल 18, 1930 में देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू रेड द आर्मरी ऑफ द पुलिस, ठीक है। इनको जो है लूटपाट करने की कोशिश करी एंड ऑक्सिलरी फोर्सेज फ्रॉम द चिटागोंग आर्मरी इन बंगाल। कहाँ पे? बंगाल में। तो द लीडर ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी एंड रेड वाज, जो लीडर थे जिसने ये चलाई थी वो थे सूर्या सेन। क्या थे? उनका नाम था सूर्या सेन। और सूर्या सेन को क्या बोला जाता है? सूर्या सेन व हु इज़ नोन एज टाइगर ऑफ बंगाल, जिसको जो है टाइगर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का टॉपिक, बिल्कुल हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया। ये पार्ट 1 रहा, तो और भी पार्ट आने वाला है जो कि जिसमें हम जो है और भी अदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आने वाला कंटेंट मैं बिल्कुल अच्छा से अच्छा लेके आऊँ। तो सारा सिलेबस में कवर कराऊँगा यहाँ पे, जीएस का जितना भी जीएस सिलेबस है जेकेपी कांस्टेबल में। तो किसी भी वनडे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाले हैं सारे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करें, शेयर करें। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।